नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वसीयत का वार। बेटे ने सोचा था कि पिता की हवेली बेचकर वह करोड़ों कमा लेगा, पर उसने भूल की थी बुजुर्ग पिता के अनुभव और आशीर्वाद से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। जब इकलौता बेटा पिता को पैसों में तोड़ने निकला तो पिता ने ऐसा दांव खेला कि बेटा ना घर बचा पाया ना अपना नाम। वही बेटा जो पिता की नींव हिलाने चला था, लेकिन पिता की खामोशी ने उसे घुटनों पर ला दिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जो हर बुजुर्ग के लिए बहुत जरूरी है। भूप सिंह राठौड़ का नाम उस जमीन पर किसी इतिहास की तरह दर्ज था जिस पर उनकी पुश्तैनी हवेली खड़ी थी। सफेद मूंछों और चौड़े माथे पर उकेरी गई झुर्रियां उनकी संघर्ष की गवाही देती थी। गांव से शहर तक लोग उन्हें भूप सिंह ठाकुर कहकर सम्मान देते थे। वह हवेली जिसके ऊंचे दरवाजों से कभी राजसी ठाठ बाट झलकता था, अब पुरानी जरूर हो चली थी, मगर उसके हर पत्थर में राठौड़ वंश की कहानियां सांस लेती थी। बड़े आंगन में खड़ी नीम की पुरानी छाया, बरामदे में फैला शांति का एहसास और दीवारों पर लटकती पूर्वजों की तस्वीरें, ये सब भूप सिंह के लिए केवल दीवारें नहीं बल्कि रक्त और परंपरा का रिश्ता था। भूप सिंह ने जीवन का हर पसीना अपने इकलौते बेटे अरविंद की शिक्षा और भविष्य पर बहाया था। कभी कभी ऐसा वक्त भी आया जब सूखी रोटियों पर गुजारा किया और खेत की जमीन गिरवी रख दी, पर उन्होंने पुश्तैनी हवेली पर कभी आंच नहीं आने दी। बेटे को ऊंची स्कूल और फिर विदेश तक भेजा। आज अरविंद शहर का जाना पहचाना बिजनेसमैन था। चमचमाती कारें, एसी, दफ्तर, ब्रांडेड सूट उसकी पहचान बन गए थे। लेकिन जितनी ऊंचाई उसके बिजनेस ने पाई, उतनी ही गहराई उसकी सोच में आ गई थी। अरविंद के लिए अब बड़ा घर बोझ बन चुका था। अरविंद ने एक बार हल्की हंसी के साथ कहा था, पापा, अब ये हवेली किस काम की? न रख रखाव हो पाता है, न कोई मेहमान आता है। बड़ा घर सिर्फ खर्चा कराता है, छोटा घर कॉम्पैक्ट लाइफ और ज्यादा पैसा। यही आज की समझदारी है। भूप सिंह उसकी बात सुनते तो मन ही मन मुस्कुरा देते। वह मुस्कान व्यंग भरी थी और पीड़ा से सनी ली। भूप सिंह जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, घर बड़ा हो या छोटा, वह बोझ नहीं होता। घर वो दरख्त है जिसकी छाया में इंसान सुकून पाता है। ये हवेली तुम्हारे लिए सिर्फ ईंट पत्थर है, पर मेरे लिए इसमें मेरे बाप दादाओं की सांसें हैं। अरविंद चुप हो जाता, पर मन ही मन सोचता कि पिता पुरानी सोच में अटके हुए हैं। उसे लगता था कि आधुनिकता का अर्थ है पुरानी जमीनें बेचना, नई ऊंचाई खरीदना। यही सोच और यही टकराव इस कहानी का बीज था, जो आगे चलकर पिता पुत्र के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस सुबह हवेली का आंगन हमेशा की तरह शांत था। भूप सिंह जी अपनी लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सूरज की किरणें बरामदे से छनकर उनके सफेद बालों पर पड़ रही थी। वह हर रोज की तरह नीम की छाया में बैठे पुरानी चाय की प्याली में सुकून खोज रहे थे। तभी अरविंद अपनी चमचमाती कार से उतरा। उसके हाथों में एक फाइल और एक चेकबुक थी। चाल में वही घमंड था जो हाल ही में उसके बिजनेस की ऊंचाइयों से आया था। वह सीधे पिता के पास पहुंचा और बिना किसी भूमिका के एक कागज और चेक मेज पर रख दिया। अरविंद उत्साहित आवाज में बोला, पापा, बधाई हो, आपकी हवेली का मैंने 20 करोड़ का सौदा कर दिया है। ये देखिए, सेल डील के पेपर, और हाँ, ये लीजिए 50 लाख का चेक। आप आराम से 2 BHK ले लीजिए। अब आपकी उम्र हो गई है, इतना बड़ा बंगला संभालना
और उसका मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं होगा। और आप देखना, इस पैसे से मैं अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। लोग अब आपको मेरे नाम से जानेंगे। देखो, यह अरविंद राठौड़ के पिता हैं। पापा, बिजनेस के लिए ये डील करना जरूरी था। भूप सिंह का हाथ चेक पर थमा तो जरूर, मगर उंगलियां कांप गई। आंखें कागज से हटकर बेटी के चेहरे पर टिक गई। वह चेहरा जिसके लिए उन्होंने अपने खून पसीने से जमीन सींची, सपने बोए और हवेली का हर पत्थर टिकाए रखा। वह चेहरा आज उन्हें अपनी जड़ों से काटने का सौदा सुनाता खड़ा था। भूप सिंह जी धीरे टूटी आवाज में बोले, अरविंद, तूने ये घर बेच दिया? अरविंद ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, हाँ पापा, अब टाइम बदल गया है। ये हवेली कोई एसेट नहीं, बोझ है। सोचिए, 50 करोड़ की वैल्यू। अब आप सोसाइटी फ्लैट में रहेंगे, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। डील पर साइन हो गए हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। भूप सिंह की आंखों में नमी तैर आई। उन्हें लगा मानो किसी ने उसकी नसों से खून निकाल लिया हो। वह चेक उनके हाथ से गिर पड़ा और बरामदे की ठंडी जमीन पर बिखर गया। भूप सिंह जी ने दर्द से भरी आवाज में कहा, अरविंद, यह वही घर है जिसके बरामदे में तूने पहला कदम रखा था। यही आंगन में तेरी माँ ने तुझे काजल का टीका लगाया था। इन दीवारों ने तेरे बचपन की खिलखिलाहट सुनी है, और आज तूने सबको पैसों में तोल दिया। अरविंद ने पिता की ओर देखा, पर उसकी आंखों में न भाव थे न पश्चाताप, सिर्फ एक आधुनिक तर्क था। प्रैक्टिकल होना जरूरी है। भूप सिंह को लगा मानो उनके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, वही बेटा आज उन्हें जड़ों से काटकर फ्लैट में समेट देना चाहता था। उस क्षण भूप सिंह समझ गए कि यह सिर्फ सौदे का मामला नहीं, यह रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाला अपराध था। बरामदे की ठंडी जमीन पर गिरा हुआ वह चेक देर तक वहीं पड़ा रहा। अरविंद अपने मोबाइल पर अगली मीटिंग की बातें करता हुआ अंदर चला गया, मानो उसने कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। पर भूप सिंह वहीं कुर्सी पर निढाल बैठे रहे। उनकी आंखें हवेली की दीवारों को टटोल रही थी। कभी माँ बाप के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीरें, कभी अरविंद के बचपन की मासूम हरकतें, कभी बीवी के संग बिताए सुहाने पल। आज सब यादें चुपचाप उन्हें घूर रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या वाकई अब हम भी बेकाऊ हैं? बाहर से भूप सिंह मौन थे, लेकिन भीतर से ज्वालामुखी सुलग रहा था। उन्होंने ठान लिया, मेरे जीते जी यह घर कोई नहीं बेच सकता। अगले ही दिन बिना किसी को बताए भूप सिंह अपने पुराने मित्र अशोक मेहता के पास गए। अशोक अब शहर का मामी वकील था। अशोक चौंकते हुए, अरे भूप भैया, आप अचानक, सब ठीक तो है? भूप सिंह ने धीमी आवाज में सारी घटना बयान की। अरविंद की करतूत सुनकर अशोक का चेहरा कठोर हो गया। अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, भूप भैया, आप चिंता मत कीजिए, कानून पूरी तरह आपके साथ है। देखिए, इस बंगले की रजिस्ट्री अब भी आपके नाम है। आपकी लिखित अनुमति के बिना कोई भी सौदा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर अरविंद ने फर्जीवाड़ा किया तो उस पर फ्रॉड, चीटिंग और ब्रेच ऑफ ट्रस्ट के केस लगेंगे, जेल तक जाना पड़ सकता है। भूप सिंह ने आंखें मूंद ली। उनकी आत्मा पर जो बोझ था वह थोड़ा हल्का हुआ, पर मन अब भी भारी था। पिता होने का दर्द वकील की बातों से मिट नहीं सकता। भूप सिंह ने धीरे स्वर में कहा, अशोक, मुझे अपने बेटी से लड़ाई नहीं चाहिए, पर उसे यह समझाना जरूरी है कि माँ बाप की इज्जत
और प्रॉपर्टी खिलौना नहीं है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे उसकी आंखें खुल जाए। अशोक ने भूप सिंह की ओर देखा और कहा, भूप भैया, यह समय है कानून और संस्कार दोनों का सहारा लेने का। आप मौन रहकर भी ऐसी चाल चल सकते हैं कि अरविंद ना घर बेच पाए, ना बिजनेस बचा पाए, और अंततः उसे आपके सामने सिर झुकाना ही पड़े। भूप सिंह ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक नई चमक उभरी। यह चमक एक ऐसे पिता की थी जो अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धि और कानून से अपने बेटे को सबक सिखाने वाला था। भूप सिंह राठौड़ उस रात पूरी तरह बदल गए थे। मन का मौन अब निर्णय की कठोरता में बदल चुका था। उन्होंने ठान लिया था, बेटा चाहे लाख आधुनिक हो जाए, पर पिता की इज्जत और पुश्तैनी जड़ें बिकाऊ नहीं होंगी। अगली सुबह वह अपने वकील अशोक मेहता के साथ जिला कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। लोगों ने चौंक कर देखा, अरे ये तो भूप सिंह ठाकुर है, अदालत में कैसे? भूप सिंह की चाल भले धीमी थी, पर आंखों में अड़िग संकल्प था। सबसे पहले वकील के जरिए उन्होंने एक पब्लिक नोटिस अखबार में छपवाया। उसमें साफ साफ लिखा था, मैं सिंह राठौर यह घोषित करता हूं कि मेरी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर मेरे बेटे या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी सौदे को मैं मान्य नहीं मानता। यह प्रॉपर्टी केवल मेरी लिखित अनुमति से ही बेची जा सकती है। यह खबर चंद घंटों में पूरे शहर में फैल गई। बाजार में चर्चा छिड़ गई। राठौड़ साहब ने तो अपने बेटे को कानूनी तौर पर रोक दिया। इसके बाद भूप सिंह ने वसीयत तैयार करवाई। वसीयत में साफ शर्त लिखवाई, यह संपत्ति ट्रस्ट के नाम रहेगी। अरविंद को हिस्सा तभी मिलेगा जब वह अपने माता पिता की देखभाल करेगा, उनके साथ सम्मान से रहेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह हवेली और उससे जुड़ी जमीन वृद्धाश्रम और चैरिटी संस्थाओं को दान कर दी जाएगी। जब दस्तावेज पर भूप सिंह ने दस्तखत किए तो उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। वह जानते थे, अब बेटा चाहे जितनी भी चाल चले, कानून की दीवारें उसे रोक देंगी। उसी शाम अरविंद अपने पिता के पास आया। चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। अरविंद ने हंसते हुए कहा, पापा, डील फाइनल हो चुकी है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। भूप सिंह ने अखबार की प्रति उसके सामने रख दी। अरविंद ने पढ़ा और उसकी चेहरे का रंग उड़ गया। भूप सिंह ने ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहा, अरविंद, पिता की जमीन बिना पिता की अनुमति कोई नहीं बेच सकता। ये हवेली तेरे लिए सौदा हो सकती है, पर मेरे लिए वजूद है, और अब कानून भी मेरे साथ है। याद रख, अगर माँ बाप की सेवा करेगा तो ये तेरे नाम आएगी, वरना तेरे हाथ से यह घर ही नहीं, तेरी शोहरत और बिजनेस भी फिसल जाएगा। अरविंद स्तब्ध था। जिस पिता को वह बूढ़ा और भावुक समझ रहा था, वही आज कानूनी दांवपेच में उससे कई कदम आगे निकल गया था। उस पल वह पहली बार उसे एहसास हुआ कि दौलत से बड़ी चीज होती है माँ बाप की इज्जत और उनके अनुभव की ताकत। अरविंद की नीयत पर खड़ा किया गया पूरा महल अचानक बहने लगा था। जिस डील को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा विजय पत्र समझ रहा था, अब वह उसके गले की फांस बन चुकी थी। खरीदार एक नामी बिल्डर जब अखबार में छपा भूप सिंह का पब्लिक नोटिस पढ़ता है तो भड़क उठता है। वह सीधे अरविंद के ऑफिस पहुंचता है और कड़क आवाज में कहता है, मिस्टर अरविंद, आप मुझे धोखा देना चाहते थे। जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पर है ही नहीं, उसका सौदा करने चले थे। ये तो साफ फ्रॉड है। अरविंद के माथे पर पसीना छलक आया। वह बड़बड़ाया,
नहीं, वो पापा मान जाएंगे। बिल्डर ने गुस्से से कहा, पिता को धोखा देने वाला दूसरों के साथ कितना ईमानदार होगा। हमारी डील यहीं खत्म। और हाँ, बाजार में अब तुम्हारी असली पहचान मैं खुद उजागर करूंगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। स्टॉकिस्ट, बैंक और निवेशक जिन्होंने अरविंद के बिजनेस पर करोड़ों का भरोसा किया था, अचानक पीछे हटने लगे। बैंक मैनेजर ने कड़क अंदाज में फोन पर कहा, मिस्टर अरविंद, आपकी क्रेडिट लाइन तुरंत सस्पेंड की जाती है। हमें आपके ऊपर अब कोई भरोसा नहीं। निवेशकों ने कंपनी से बाहर निकलते हुए कहा, जिस इंसान ने अपने बूढ़े पिता को बेचने की कोशिश की, उसका बिजनेस क्या टिकेगा। ऑफिस की गलियों में जो कभी चकाचौंध थी, अब सन्नाटा पसर गया। कर्मचारी एक एक कर इस्तीफे देने लगे। कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में चमकते हुए प्रोजेक्टर अब धूल खाने लगे। अरविंद की आलीशान कारें गैराज में खड़ी धूप में जंग खाने लगी। फोन बजता जरूर, मगर हर कॉल धमकी या उधारी मांगने वालों की होती। बाजार में लोग चाय की दुकानों पर कानाफूसी करते। एक दुकानदार ने तंज कसते हुए कहा, अरे वही अरविंद राठौड़, सुना है अपने बाप का घर बेचने वाला था। दूसरा दुकानदार सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, उसका बिजनेस कहाँ टिकेगा। अरविंद अकेला पड़ गया। उसका अहंकार, जो कभी आसमान छूता था, अब धूल में मिला पड़ा था। वह महसूस करने लगा, माँ बाप का आशीर्वाद बिना दौलत सिर्फ रेत का महल है जो एक लहर में ढह जाता है। भूप सिंह आंगन की चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चेहरे पर वही ठहराव था जो जीवन भर की साधना और अनुभव से आता है। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और भीतर अरविंद लड़खड़ाते कदमों से घुसा। चेहरा उतरा हुआ, आंखें सोजी हुई, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। वह सीधा पिता के पैरों के पास आ गिरा। आवाज कांप रही थी, पापा, मैं हार गया। मैंने सब गंवा दिया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। बस मुझे अपनी दुआ और आशीर्वाद दे दीजिए। भूप सिंह ने अखबार धीरे से मोड़ा, नजरें बेटे पर टिकाई। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान और जीवन का निचोड़। धीरे धीरे बोले, बेटा, दौलत मेहनत से बनती है, इज्जत संस्कार से। अगर माँ बाप की इज्जत नहीं तो दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आएगी। याद रखो, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख शांति कभी नहीं ठहरती। अरविंद फूट फूट कर रो पड़ा। बरसों का घमंड पिघल चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पिता की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी चेतावनी थी, जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाया। समय बीतने के साथ अरविंद का स्वभाव बदलने लगा। अहंकार का बोझ उतर गया था। अब वह सुबह उठकर पिता को प्रणाम करता, माँ की दवा और जरूरतों का ध्यान रखता। परिवार के लोग भी हैरान थे। वही अरविंद जो कभी दौलत के नशे में अंधा था, अब अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहा था। भूप सिंह की आंखों में सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि उनका मौन निर्णय और कानूनी दाव केवल संपत्ति की रक्षा नहीं, बल्कि रिश्तों की डोर बचाने का भी जरिया बन गया था। समाज में चर्चा फैल गई, बुजुर्गों की संपत्ति उनकी अनुमति के बिना बेची नहीं जा सकती। कानून बुजुर्गों का सहारा है, अगर वे जागरूक रहें। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बल्कि जीवन का आधार होते हैं। गांव शहर में यह मिसाल बनने लगी। लोग कहते, पैसा कमाना आसान है, पर माँ बाप का विश्वास और आशीर्वाद कमाना
सबसे कठिन और सबसे कीमती है। बेटों को यह समझना चाहिए कि माता पिता की इज्जत किसी भी पैसे से बढ़कर है। बुजुर्गों को यह जानना चाहिए कि अपनी संपत्ति पर कानूनी नियंत्रण बनाए रखें और वसीयत ट्रस्ट के जरिए अपने अधिकार सुरक्षित करें। समाज को यह सीख लेनी चाहिए कि संपत्ति से बढ़कर रिश्तों की कीमत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।